जो न्यूयॉर्क के अंदर, अब वो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी पोर्ट अथॉरिटी बन गई है। और आप लोग ज़रा जो स्टूडेंट्स हैं और जिनको थोड़ा भी इसमें शौक है वो समझें कि वो पोर्ट के साथ क्या क्या कनेक्टेड है, क्योंकि जब इतना बड़ा मुल्क होगा जहाँ 250 मिलियन लोग रहते हैं, और बढ़ती जा रही है, कराची में इतनी बड़ी आबादी है, सारी इंडस्ट्री है, 95% ऑफ योर ट्रेड गोज थ्रू द पोर्ट्स, 95% पोर्ट से जाती है। तो जो इंपोर्ट कर रहा है उसने भी पोर्ट को पैसे देने हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसने भी पोर्ट को पैसे देने हैं। अब पोर्ट है फेडरल सब्जेक्ट, वो डिविडेंड तो नहीं बांटेगा, पैसे कमा के जमा होते जा रहे हैं, तो पोर्ट ने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग में पैसे लगाने होते हैं और उसके साथ साथ उन चीज़ों में पैसे लगाने होते हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हेल्प करती है पोर्ट की कैपेसिटी बिल्डिंग में, तो वो री इन्वेस्ट करता रहता है। तो न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी ने न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी क्या क्या ओन करती है, अब आप सुने, मुझे भी नहीं पता था। जब मैं अमेरिका में बिजनेस करता था तो एक बिल्डिंग थी जिसमें हमारा दफ्तर था न्यूयॉर्क में, तो रहता तो मैं वेस्ट कोस्ट में था, ये ईस्ट कोस्ट है, लेकिन एक ऑफिस हमारा यहाँ भी था। जब आते थे तो वो पुरानी बिल्डिंग थी, मेरे ख्याल में 50s की बनी हुई या 40s की, बड़ी खूबसूरत पुराने ज़माने की, एक लाइन से साथ जो ब्रास रंग एलिवेटर होती है। तो जो एलिवेटर के अंदर सर्टिफिकेट लगा हुआ था, जो जिसे कहते हैं इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, उसमें हमेशा लिखा होता था न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी। कभी सोचा ही नहीं हमने कि गारमेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये बिल्डिंग के अंदर न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी का क्या ताल्लुक है। नेवर थॉट ऑफ इट। जो बस टर्मिनल है मैनहट्टन में, आप में से जो नहीं गया वो इंशाल्लाह जरूर जाएगा, जो गए हैं उस बस टर्मिनल का नाम क्या है, जो बिल्कुल डेड मिड टाउन के अंदर है, उसका नाम है न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल। कभी नहीं सोचा मैंने कि कई दफा बस ली है वहां से, कभी नहीं सोचा कि यार ये बस टर्मिनल में न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी का क्या ताल्लुक है। पता चला जी वो भी न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी ओन करती है, क्योंकि वो एक टर्मिनल था जहां से बसेस चलती थी, शहर की कार्गो और लेबर आती थी, उन्होंने वो बनाया, बिल्ड किया, वो एक बिजनेस डेवलप कर गया। तो सारी बसेस भी न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी चलाती है। शहर में कचरा पड़ा होता है, किसी ने कचरा तो उठाना है ना, उन्होंने कहा जी हमारा पोर्ट का शहर है वो गंदा हो रहा है, तो जो ट्रैश कलेक्शन कंपनी है मैनहट्टन की, वो न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी ओन करती है। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी शहर बड़ा फैल गया है, तो सामने न्यू जर्सी है, उससे कनेक्ट करना है। शहर फैल गया है, न्यू जर्सी से कनेक्ट करना है। उन्होंने टनल बनाए बड़े फेमस, अब तो गूगल आप कर सकते हैं, लिंकन टनल, हॉलैंड टनल, न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी ने बनाया। वो न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी ओन करती है, ऑपरेट करती है, मेंटेन करती है, उस पर टोल न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी कलेक्ट करती है, और वो जो कमाती है उस पर आपको हुकूमत को टैक्स भरती है। उन्होंने कहा जी ये बाकी आइलैंड्स हैं उनको भी कनेक्ट करना है। सबसे फेमस ब्रिज कौन सा है मैनहट्टन का? ब्रुकलिन ब्रिज। कौन ओन करता है? न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी। जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज कौन ओन करता है? न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी। उन्होंने कहा जी ऊपर बड़ा ट्रैफिक हो गया है, हर वक्त लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं, अंडरग्राउंड सबवे बनानी है। जो न्यूयॉर्क गया उसको पता चलेगा कि वो कितना जबरदस्त अंडरग्राउंड एक रेलवे सिस्टम, सबवे का जबरदस्त कनेक्टिविटी नेट है। ऊपर 80 मंजिल बिल्डिंग होगी, नीचे उस पर सबवे स्टेशन होगा, नीचे से ट्रेन जा रही होगी। हु ओन्स द सबवे इन मैनहट्टन? न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी। किसी ने सोचा? अच्छा जी, वो ट्विन टावर्स याद है आपको? वो जो फेटफुल ट्विन टावर्स जो 9/11 2001 में वो जो तबाह हो गए, वो कौन ओन करता था? किसने बनाया था वो? न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी। वॉल स्ट्रीट, फाइनेंशियल कोई जा रहे होंगे, कोई एमबीए करेंगे फाइनेंस में, वो दुआ करेंगे कि जी इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाएं, और या कोई लॉ पढ़ रहा होगा तो बोलेगा मैं लॉयर बन जाऊं, मुझे वॉल स्ट्रीट में जाके अच्छी सी नौकरी मिल जाए और मैं मैनहट्टन में रहूं। वो जिस बिल्डिंग में दुनिया की स्टॉक मार्केट चल रही है वो भी न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी की रेंट पे दी हुई है उन्होंने। 50% या आई थिंक 48% ऑफ मैनहट्टन बिल्डिंग्स आर ओन्ड बाय न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी।
जो एयरपोर्ट्स हैं, सबसे फेमस एयरपोर्ट कौन सा है न्यूयॉर्क का? JFK, जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट। दूसरा एयरपोर्ट कौन सा है? लगवाडिया। तीसरा बाजू में कौन सा है? न्यू जर्सी में न्यूयॉर्क इंटरनेशनल, न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में। ऑल 3 एयरपोर्ट्स आर ओन्ड बाय न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी। They kept making money from trade and they kept reinvesting in infrastructure development to build their city, which ultimately benefited their country. हमारे वालों ने अपने पॉकेट को बेनिफिट किया, never thought of the country, sadly. So अब मैं जो गवादर में, मैंने परसों 4 दिन पहले एक फंक्शन था जिसमें PM साहब आए थे, चाइनीज के पास वो के साथ वो कंसेशन एग्रीमेंट है पोर्ट का। मैंने उनसे ये कहा कि क्लीन स्लेट आपको मिल रही है, गवादर भी एक पोर्ट सिटी बनेगा। क्लीन स्लेट है, कुछ भी नहीं है ना, यहाँ थोड़े से लोग रहते हैं, 50-70 हज़ार लोग रहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर करें कि इस पोर्ट सिटी को आप बनाएं। सिर्फ ये ना करें कि पोर्ट बन गया, बाकी कच्ची आबादियाँ सारी लगी, लेबर गरीब उधर काम करके आपको। लेट्स बिल्ड दिस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ थिंग्स आर डन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कभी कॉन्सेप्ट किसी को क्लियर ही नहीं थे। जो आप ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं, मैं आपको कुछ फिगर्स देता हूं पाकिस्तान की बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट कैसे होगी। हम जब छोटे थे, बड़े हो रहे थे, तो हमने बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सुने थे, गोकुल शिपिंग और फला और ये वो 200 जहाज हैं उनके, इतनी बड़ी शिपिंग इंडस्ट्री थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान चाइना को जहाज बना के बेचता था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट चाइना में साइकिलें थी, रुस्तुम, सोराब और ये इधर जो बनती थी सारी गुजरावाला में। आज हम टायर भी नहीं बना सकते, वो भी चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम चाइना को साइकिलें बेचते थे। ये ज्यादा पुरानी नहीं, मैं जनरल जिया के जमाने की बात कर रहा हूं। हमारी सारी इंडस्ट्री जितनी थी सारी पोर्ट्स के साथ रिलेटेड थी, है भी। तो जब मैं आया, मैंने PNSC एक इदारा है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, जो 3 पोर्ट्स हैं, KPT, पोर्ट कासिम, गवादर और एक PNSC। तो जब मैंने ब्रीफिंग्स ली, 9 जहाज रह गए थे जी PNSC के पास, जिसमें एक ज़माने में 70 जहाज थे। अभी भी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि जितना तेल इंपोर्ट करते हैं आप, जितनी क्रूड ऑयल जैसे बिजली बनती है, जैसे सारा रिफाइनरी में जाता है, तो वो उसके जहाज हैं, उनके पास 4 ऑयल टैंकर्स, तो वो पैसे तो मिल रही हैं, फ्रेट चार्ज करें, वो प्रॉफिटेबल है। बल्क जितना कार्गो आता है आपका, कभी सोचा है कि ये चावल एक्सपोर्ट होते हैं पाकिस्तान से? होते हैं ना, राइस एक्सपोर्ट होती है ना पाकिस्तान से, पाकिस्तान इज द राइस एक्सपोर्टर। तो वो हवाई जहाज में नहीं होते, पानी के जहाज में होते हैं। 50,000 टन 70,000 टन का जहाज होता है। जो वीट आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, जो फर्टिलाइजर आप एक्सपोर्ट करते हैं, आपको पराठे खाने का किसको किसको शौक है? पराठे खाते हैं ना सारे। पाम ऑयल पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है, 2 मिलियन 2.25 मिलियन टन, ये सारा पानी के जहाज में आता है। सो पोर्ट्स का डायरेक्टली डेली की लाइफ में आपकी डेली की लाइफ में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। और जो मुल्क लैंडलॉक हो गए, जिनमें पोर्ट नहीं होता, जिनमें समंदर नहीं होता, उनको रोड नेटवर्क्स बनाने पड़ते हैं। ये जो आप सीपैक ये रोज सुन रहे हैं, ये है क्या सीपैक? ये BRI जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना का जो है, ये है क्या? एक्सेस टू ट्रेड रूट्स। जो चाइना को यूरोप में जाना है या ईस्ट साइड ऑफ द US कॉन्टिनेंटल जाना है, उधर से जाएगा गवादर से। जो 14 दिन लगता था जहाज को पूरा घूम के आने में, वही माल बिकॉज ऑफ दिस रोड गवादर चाइना से 48 से 72 घंटे मैक्सिमम, अगर मौसम खराब हो, पहुंच जाता है। दुनिया में जंगें हुई हैं 3-4 चीजों पे, ट्रेड रूट्स, जंगें ट्रेड रूट्स पे हुई हैं। हिस्टोरिकल जंगें क्यों ट्रेड रूट? अगेन ब्लू इकोनॉमी, वो कहते थे इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, तो ट्रेड रूट्स पे जंगें हुई।
जो जंगें हुई ज़मीन पे जंगें हुई, रिसोर्स पे, लैंड के ऊपर, वो भी ट्रेड रूट से होते थे कि रास्ते पे जंग होती थी कि इधर से गुजरेगा, ये हमारा रास्ता है, हमें टैक्स देगा, इस पे जंग हुई। अफसोस है कहना पड़ता है, अल्लाह के नाम पे मज़हब पे लोग जंग करते रहते हैं। वो सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत है, उसको भूल गए, बाकी जंग करते रहते हैं। और ऑन अ लाइटर नोट बट रियलिटी, हेलेन ऑफ ट्रॉय भी थी, ख़वातीन पे भी बड़ी जंगें हुई हैं। तो 3-4 जंगों की 4 वजह होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जंगें दुनिया में ट्रेड रूट्स पे हुई हैं और पानी के रूट्स पे हुई हैं। सो ये कॉन्सेप्ट अब हमने क्लियर करने हैं। PNSC का मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दे दूं। खान साहब ने 20 साल स्ट्रगल की और कितनी दफ़ा ये कहा होगा कि मैं कहीं भीख मांगने नहीं जाऊंगा, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर बन गए और जो हालात देखे, तो यहाँ तो सब जंग तो सर्वाइवल की थी पाकिस्तान के। इट वॉज रियली अ बैटल फॉर सर्वाइवल ऑफ दिस कंट्री। ये खसारा था, ये खजाने का हाल था, तबाह था, बर्बाद था। पहला तो सर्वाइव करना था, दूसरा ब्लीड रोकनी थी। ये जो रोज आप एक वेंटिलेटर देके सर्वाइव कर दे लेकिन खून तो बह रहा है, ब्लीड रोकनी थी। उसके बाद ब्रीथ करनी थी, फिर आगे जाना था। तो अब हम ब्लीड रोकने के मोड में आए हैं। तो 1 बिलियन या 2 बिलियन डॉलर कोई देने के लिए तैयार होता है, डिपॉजिट रखाने के लिए तैयार होता है, तो प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट के साथ वहां गया है ना सऊदी अरब, गए हैं ना चाइना, गए हैं ना, मुल्क के लिए गए हैं। लेकिन वही मुल्क लास्ट ईयर $4.5 अरब, $4.5 बिलियन स्पेंड करता है फॉरेन वेसल्स को फ्रेट देने में, क्योंकि हमारी अपनी कैपेसिटी नहीं है सामान इंपोर्ट करने की। हम जो भी चीज इंपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन वेसल्स पे कर रहे हैं, तो वो पैसे आपसे लेते हैं डॉलर में, यहां बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए भाग रहे हैं। सी फेयरर्स, जैसे सीमैन कहते हैं, जो कि सेलर्स, जहाज में डीजल मैकेनिक और स्वीपर से लेके कप्तान तक होता है। ठीक कह रहा हूं कमोडोर साहब? मरीन एकेडमी भी है, बैरिया का कॉलेज भी है, बड़े। तो ये पहले सोचें आप अपने आप से, मैंने भी एक सवाल पूछा कि आप कितने ऐसे लोग हैं, चले यहां बताएं कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचा कि बड़े होकर पानी के जहाज का कप्तान बनूंगा? हाथ खड़ा के पता करें। एक भी नहीं है। मैं खुद सोचता हूं कि मैं कब मिला हूं ऐसे आदमी से, क्योंकि हमारे वाले जो दोस्त हैं, थोड़ी एज आपसे बड़ी हो गई, उनके बच्चे बड़े होने लगे ना, मतलब ओ लेवल तक पहुंच गए। मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ मैं भी अभी ओ लेवल में वापस एडमिशन ले सकता हूँ, लेकिन रियलिटी है कि बच्चे बड़े हो गए। किसी एक का बच्चा नहीं मुझे पता, इंक्लूडिंग माई ओन, जो ये सोचेंगे जी हम जहाज में कप्तान बनेंगे। वी डोंट थिंक लाइक दैट। हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, सिविल, सब कुछ अच्छा है, ये भी एक प्रोफेशन है। नोबडी थिंक्स लाइक दैट। हमारे जमाने में फिर भी जब हम थे तो 2-3 लोग हमारे दोस्त गए थे। इंडिया जो है, इंडिया का जो रेमिटेंस है, जैसे बाहर से पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं तो उस पर हमारा मुल्क चल रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी, तो ओवरसीज इंडियंस भी हैं। जो इंडिया का रेवेन्यू है फ्रॉम देयर सेलर्स, जो कि वेसल्स के ऊपर है बाहर के, इट हैज क्रॉस्ड $1 बिलियन एनुअली। $1 बिलियन बेचता है इंडिया। बट जो दुनिया में या हमारे खित्ते में जो नंबर 1 कंट्री है, मेरे ख्याल में ग्लोबल हो गई है, वो फिलीपींस है। फिलीपींस की रेमिटेंस इज अबाउट टू टच $6 बिलियन। $6 बिलियन सेलर्स रिमिट करते हैं फिलीपींस को। तो ये पार्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी नहीं है।
हमारे पास अगर मैं बताऊं तो शर्म नहीं आती, नहीं बताऊं बेहतर है। मेरे पास जितने फ़ोन में मैसेज आते हैं ना, आधे होते हैं सर जहाज़ में नौकरी दिला दें। वो बेचारे मेरीन अकेडमी से मेरीन पास हो के उनको जॉब नहीं मिलती, वो करीम और ऊबर चला रहे हैं, जो बेचारे जहाज़ में जाने के शौकीन थे। सो कौन जाएगा? तो हमने PNSE की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। और मैं प्राइवेट एंटरप्राइज को कॉन्स्टेंटली जब जाके कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी आप इतने बड़े इम्पोर्टर्स बैठे हैं, आप इतने बड़े एक्सपोर्टर हैं, ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टर्स हैं, चले पाम ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये, अपना जहाज़ खरीद लें, मिल जाए 5-10 लोग मिलके, स्टार्ट स्मॉल। 6 महीने हुए जी, PNSE के बाद 9 जहाज़ थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 जहाज़ PNSE के खरीद लिए, तो अब 11 हो गए। और कोई सॉवरेन गारंटी नहीं है उसमें हुकूमत से, क्योंकि मीडिया का पहला सवाल होगा जी पैसे किधर से आए, बता देता हूँ। नो सॉवरेन गारंटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। हमारी बैलेंस शीट पे हमने सिर्फ बैलेंस शीट पे हमने फाइनेंसिंग करवाई है 3-4 बैंक के कंसोर्शियम से। 8 साल की हमने लोन लिया है। हम समझते हैं कि हम 7 साल में पे ऑफ कर देंगे। और जो इंटरेस्ट रेट हमने लिया है, या जो हमारा 0.35 ऑफ काइबोर जो बिजनेस समझते हैं, चैलेंज करता हूँ किसी को भी इसमें लेके दिखा दे, 0.35 ऑफ काइबोर फिक्स फॉर 8 years। सो देयरफॉर हमने वो कैपेसिटी बिल्डिंग PNSE में शुरू कर दी है। ऐसा ऐसा हम फ्लैग प्रोटेक्शन की तरफ जाएंगे। एक चीज़ होती है फ्लैग प्रोटेक्शन, जो कहलाती है, जिसमें आपको फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल उन लोगों को मिलता है या उन जहाज़ों को मिलता है जो पाकिस्तानी फ्लैग उड़ाते हैं हर चीज़ इम्पोर्ट करने में। तो हम अब वो भी हम समरी लेके जा रहे हैं कि वो इन्फोर्स की जाए, कैबिनेट के थ्रू हम इन्फोर्स कराएंगे, ताकि हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और हमारी फॉरेन वेसल्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी, और पाकिस्तान में लोग जहाज़ खरीदेंगे और लोगों को नौकरियां भी देंगे। और हम अब पोर्ट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। LNG आपने सब सुना होगा जी, LNG। ये LNG क्या चीज़ होती है? ये आती किधर है? इसके टर्मिनल कहाँ लगे हुए हैं? लिक्विड नेचुरल गैस आती है, और रीगैस कैसे होती है? वो पानी में ही खड़े हुए हैं, फ्लोटिंग रीगैसिफिकेशन यूनिट। वो पोर्ट कासिम आपका पोर्ट है, वहाँ खड़े हुए हैं, उससे भी पोर्ट आपका कनेक्टेड है। हर इकोनॉमिक मिनिस्ट्री से आपका पोर्ट्स आपके कनेक्टेड होते हैं। सो हम कोशिश कर रहे हैं जी। मेरा सिर्फ आपको ये कहने का मकसद था कि जो मैंने शुरू किया था अपने कॉलेज लाइफ से, मैं ख़त्म एक बस आपको ये बता के कहूँगा कि अब ये मैरीटाइम मेरा पैशन बन गया। अब मैंने हर चीज़ के अंदर जाके उंगली करनी है, हर फाइल में। फ्रॉम कोस्टल टूरिज्म, जो कि मैसिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में, ही ह्यूमंगस पोटेंशियल। जो यहाँ नेवी में बैठे हैं लोग, या जिसने अगर मकरान कोस्टल बेल्ट अगर एक दफ़ा पूरा सेल किया है, ऊपर जहाज से भी देखा है, आपको समझ आएगी कि इधर ही जन्नत बनी पड़ी है। जैसे पहाड़ में आ रहे, हमारे पहाड़ों में जन्नत के टुकड़े आपको नजर आते हैं ना, समंदर में भी नजर आते हैं। पोटेंशियल हमने इसका पोटेंशियल रियलाइज ही नहीं कोई किया। जिस मुल्क के पास इतनी बड़ी 1075-80 किलोमीटर लंबी खूबसूरत कोस्टल बेल्ट होना, ऐसा मुल्क कर्जे लेने वाला नहीं, कर्जे देने वाला होता है। लेकिन क्योंकि हमने पोटेंशियल नहीं किया रियलाइज पहले, अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरी कि करें। बल्कि मैं तो यहाँ नेवल चीफ का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो भी ब्लू इकॉनमी की बात करते हैं, कि मुझे बड़ी इससे सपोर्ट मिलती है। हालांकि मैंने नहीं देखा कभी किसी नेवल चीफ ने ब्लू इकॉनमी की बात की हो, मैंने पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि मैं थोड़े आर्काइव्स पढ़ता रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है कि वो कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हैं, वो हर जगह जाते हैं, वो बात करते हैं। इससे सिर्फ लोगों के जहन में चीज़ें बस रही हैं कि जैसे डिजिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर इकॉनमी होती है, ऐसे ब्लू इकॉनमी भी होती है। आखिर में आप सबको एक शेर इनायत कर जा रहा हूँ, ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, वो आप याद कर लें, ज़िंदगी में शायद काम आएगा। मैंने बहुत पहले सुना था, लिख के रखा हुआ था, अब मुझे याद हो गया, और मैं कोशिश करता हूँ कि
2-3 अशार है जिससे अपनी ज़िंदगी काफ़ी कंट्रोल में रहती है। नमाज तो माशाल्लाह सब पढ़ते होंगे, तो दागे सजूद, जैसे सजदे का दाग कहते हैं लोगों की जो नमाज माशाल्लाह जो 5 वक्त के पढ़ते हैं उनके सर पे लग जाता है। दागे सजूद गर तेरी पेशानी पे हो तो क्या, दागे सजूद गर तेरी पेशानी पे हो तो क्या, कोई ऐसा सजदा कर के ज़मीन पर निशान रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। Pakistan Zindabad. Thank you very much, sir. I would like to invite Mr. President on stage to come and give our chief guest the shield and souvenirs. Sir, Minister Saab, could you please come down? Can the students please settle down? अभी स्काइप को सेटअप कर दें ज़रा। किसका? हाँ, स्काइप को सेटअप करूँगी। I would like to request DG Berry University to please come and give the souvenir to Minister Saab as well. अच्छा, एक स्काइप को ऑन करें the students at the back, please can you settle down? Souvenir from Berry University, Karachi. Dr. Azam Pakar would also like to present a book to Minister Saab. Please will our guests come down and we would like to have a picture with all our guests of honor. Sir, Rashid Saab, Yusuf Awad Saab, please, would you like to come down on stage for a picture? Yusuf Saab. यार ये ना रख ली है, ठीक है? हाँ जी। एक ये फाइनल ज्योमेट्री। हाँ, ठीक है, ठीक है। और एक ये है वो रोशन एंड का। ये किसका है? ब्लू पानी, एक मैडम की और एक। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ आ गई मुझे, समझ आ गई। मुझे बस वो बता देना कि वो स्काइप का क्या चक्कर है। स्काइप ये है, बस आपने स्काइप ऑन करना है। स्काइप ऑन ये ऑन यो सेक्शन हुआ है उसके बाद। देखिए स्काइप वो उसका है डीजी बैरियर। यार वो इधर होगा। क्या नाम क्या उनका नाम? उसका नाम है शीबेन, SHI WEN। मैं इंटरनेट कनेक्ट ऐड कर लो, ऐड है टेक्स्ट करके देखो। नहीं, अभी नेट नहीं चल रहा है। नेट चलेगा तो फिर उसने मेल कर दी, मेल कर दी, वो आ गया। हाँ, उससे मेरी बात हुई है। बस ठीक है।
बस वो ऑन कर दो। आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जब आपकी ज़मीनी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है तो बहरी इकोनॉमी का कैसे आप उसको करते हैं? इकोनॉमी लिंक्ड होती हैं आपस में, तो ये जितनी ब्लू इकोनॉमी इज़ वन पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी इज़ वन पार्ट, डिजिटल इकोनॉमी इज़ अनदर पार्ट, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज़ अनदर पार्ट। अफसोस ये है कि इस मुल्क में किसी को मुझे भी नहीं आई थी, समझ ही कोई नहीं आई कि ब्लू इकोनॉमी है क्या चीज़। तो अब वो ब्लू इकोनॉमी जब से बज़वर्ड बनना है, आपने बड़ा सही कहा, तो उसमें मेरा थोड़ा बहुत तो हाथ है ना, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली बोल रहा हूँ और मैं वो कॉन्स्टेंटली बोल रहा हूँ कि जी ब्लू इकोनॉमी क्या चीज़ है। और आप यहाँ थे तो मैंने कोशिश की है समझाने की आम ज़बान में कि ब्लू इकोनॉमी है क्या, और कि इंसान की ज़िंदगी को समंदर और पोर्ट्स किस तरह डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और उनका कितना बड़ा इफेक्ट होता है। बाबर गौरी साहब की बात की आपने, कामरान माइकल साहब भी कोशिश रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं, प्लॉट बेचे, आशिकी माल बनाया। मुझे बता दें कौन सा कोई लेके आए, व्हाट हैव दे डन? ऐसी कौन सी चीज़ हुई है पाकिस्तान में इतने सालों में जो कि उनको नहीं चाहिए? ऐसी कौन सी चीज़ हुई है पाकिस्तान में जैसे जो कह रहे हैं कि जी वो, मुझे तो 6 महीने हुए ना आगे, तो आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि बज़वर्ड बन गया ब्लू इकोनॉमी। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। लैंड एक्विजिशन का इशू, जैसे दो दरिया बना दिया गया, समुद्र को पाट दिया गया, इस तरह के आपके जो ये डेल्टा तबाह हो गया है जितना भी है। आप सब ये जब तक चीज़ें सीधी नहीं होगी, आप कैसे जो एक्वेटिक लाइफ को ला सकेंगे, कैसे पैदावार बढ़ेगी, तो इसमें भी सोचा आपने? ये सर, ये वाला जो सवाल उन्होंने पूछा है, ये जो सवाल उन्होंने पूछा है, इसका मैं इधर जवाब देना चाहूँ। जी जी श्योर। एक ये स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको ज़रा एक सवाल इधर से आया कि जनाब ये जो एक्वाटिक लाइफ की डिस्ट्रक्शन हो रही है पाकिस्तान में, पानी को जो ख़राब किया जा रहा है, मैंने सोचा था बताऊंगा, लेकिन क्योंकि हम उस पर कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूँ। कराची की आबादी 2.25-2.5 करोड़ हो गई है, बढ़ती चले जा रही है। और फिर वो जो मेरी ओरिजिनल बात थी कि जी पॉलिटिक्स का क्या काम होता है इंसान की ज़िंदगी में। कराची का शहर समंदर के ऊपर है और माशाल्लाह बड़ा, मेरा तो शहर है, बड़ा खूबसूरत शहर है, मेरा फेवरेट सिटी है दुनिया भर में। लेकिन जी कराची का शहर एक बड़ा जुल्म कर रहा है, या कराची का शहर तो नहीं कर रहा, सिंध की हुकूमत कर रही है, कराची में जो बैठे हैं जिम्मेदारान वो करते आए हैं। हम डेली, रोज का, एवरी सिंगल डे 550 मिलियन गैलन हर रोज अनट्रीटेड गटर का, सुवेज इन्फेस्टेड, केमिकल इन्फेस्टेड, अनट्रीटेड पानी समंदर में फेंक देते हैं, जिससे आपने अपना समंदर तबाह कर दिया। तो आप अगर कराची के समंदर में जाएंगे तो 5-6 नॉटिकल माइल तक तो आपको पानी का रंग अलग होगा और आगे जाके अलग होगा। और जब लो टाइड होती है और जब टाइड की चेंज हो रही होती है, हाई और लो, फिर आपको अफसोस होता है कि ये हो रहा क्या, क्योंकि वो फ्लोट कर रहा होता है। वो एक चिन्ना क्रीक है, बचपन में वहाँ स्विम कर लिया करते थे जाके कभी कभी। तो वो दफ्तर से, PNSC बिल्डिंग में एक दफ्तर है मिनिस्ट्री का, तो वहाँ से नीचे नज़र आती है। तो जब लो टाइड होती है तो कचरा समंदर की तरफ बाहर जाते हुए नजर आ रहा होता है ऊपर से, और हाई टाइड होती है तो कचरा वापस ऐसे करके आ रहा होता है। इस 550 मिलियन गैलन के अलावा वो 5 से 6 हज़ार टन ऑफ सॉलिड वेस्ट हम समंदर में फेंक देते हैं। दुनिया में उसे एनर्जी बन रही है। नॉर्वे जैसा मुल्क जो है, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, उसकी 94-95% एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरे यूरोप का कचरा खरीद के पूरी होती है। कचरा ख़त्म, उससे बिजली बना रहा है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, पूरे यूरोप से कचरा खरीदता है। और हम माशाल्लाह कचरा खुद नहीं से उठा सकते अपना, तो चाइनीज़ को हमने बुलाया कि कचरा उठा लिया करो। हम तो अपना कचरा भी खुद नहीं उठा सकते।
तो ये जो उन्होंने सवाल एक किया, मैं इसलिए माइक पे आपको देना चाह रहा था कि एनवायरनमेंट का अपना ख्याल करें, इसको अपनी जिम्मेदारी बनाएं। ये पंजाब का नाम पंजाब है क्यों? 5 दरिया, हाँ, तो अब वो पानी वानी बंद कर दिया इंडिया ने, थोड़े दिन में हम खुलवा देंगे, फिक्र ना करें। थोड़े दिन उनकी एयर स्पेस बंद करें तो वो पानी खोल देते, पता नहीं जल्दी खोल दी। तो ये मैं इधर आप दरिया में भी चले जाएं तो साहिल वो पानी ऐसा होता है, सारा कचरा पड़ा होता है। ये जो एनवायरनमेंट है इसका ख्याल करें, ये तबाह कर दिया हमने अपने मुल्क को, कचरा फेंक फेंक के। ग्रीन रेवोल्यूशन हमने पाकिस्तान में लेके आना है। तो इसलिए मैं ये सवाल उन्होंने पूछा था तो मैं उसको सफाई का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा भी रहा हूँ। एक जस्टिस हानी कमीशन बना था, 70 मिलियन तो हो गया, लग गया 70 MGD का। लेकिन अफसोस ये कि वो जो 70 मिलियन हम ट्रीट कर रहे हैं डेली, उसको थोड़ा और ट्रीट करके ग्रे बना के इंडस्ट्री को बेच देते हैं, हम समंदर में फेंक देते हैं वो पानी, और कराची वाले पानी के लिए रो रहे होते हैं। अच्छा सर, सवाल है कि आम आदमी का एक तासुर है कि माशी फैसलों में थोड़ी तखीर की जा रही है, और ख़ास तौर पर वही फैसले किए जा रहे हैं जैसे डॉलर की अपग्रेड करना, रुपए को डिवैल्यू करना, एमनेस्टी स्कीम लाना। तो ये कहाँ बात जाकर रुकेगी? देखिए, मैंने आपको इसलिए पहले भी कहा कि जब हमने हुकूमत हमें मिली थी तो उस वक्त बैटल सर्वाइवल की थी, बिल्डिंग की नहीं थी। अभी तो पानी के अंदर डूबे हुए थे, उसको निकालना था, और दैट वाज द फर्स्ट बैटल के वो सांस तो ले लें। उसके बाद हैंड इन हैंड चलती है टू स्टॉप द ब्लीड, जिसे कहते हैं बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में, कि जो आपकी ब्लीड हो रही है आप वो तो रोकें। हर तरफ से करप्शन, हर तरफ से ब्लीड, जो इदारा उठाएं करप्ट, जो जहां देखें आप वहां पे गंद। दूसरा है टू स्टॉप द ब्लीड। अब उसके साथ साथ आपने अच्छा, इनके बावजूद दुनिया की बड़ी कंपनियां यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। उसकी वजह क्या है? जो भी इन्वेस्टर होता है उसको 3-4 चीज़ें देखता है वो। एक, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट देखता है कि जी अगर मैं पैसे वैसे लगा रहा हूँ तो मेरी इस मुल्क के कवानीन कैसे हैं, मेरा पैसा सिक्योर है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है। दूसरा, वो ट्रांसपेरेंसी देखता है। तीसरा, ईज़ ऑफ बिजनेस देखता है कि आसानी से बिजनेस कर सकता हूँ कि नहीं। मगर सबसे इंपॉर्टेंट वो देखता है उस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप कर रही क्या है, किस तरह की लीडरशिप है। तो वो सऊदी प्रिंस आके पहले तो जिनका तो दोस्त था, बड़ा यार बादशाह दोस्त था, तो वो आके कहता है कि जनाब हम तो बड़े ज़माने से ही करना चाहते हैं कि अब हमें ऐसा लीडर मिल गया कि हम पैसा इधर डालना चाहते हैं। तो वो साइमल्टेनियसली चलता है कि जी अब इस मुल्क में इंटरनेशनल बिग बड़े घर आके जो बिग बिजनेस हाउसेज हैं वो इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर में भी करना, हर सेक्टर में, हर सेक्टर में वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमने पहले भी कहा था, कोई हम जब ये कहते हैं कि जी थोड़ा वक्त सख्त है, तो हमारे लिए भी सख्त है, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए भी सख्त है। हम यहाँ नहीं को, मैं भी मिनिस्टर हूँ, फेडरल मिनिस्टर हूँ, तो कितने यहाँ गार्ड गूड खड़े हैं, कितनी गाड़ियों में मैं इधर आया हूँ, कितने मेरे लिए जा, तो पहले कैसे आते थे पहले कैसे आते थे? आपको खुद याद है कि जी मेरी मिनिस्ट्री का एक मिनिस्टर, मेरे ड्राइवर बताते हैं जी वो कराची उतरता था, 8 या 9 गाड़ियाँ आगे पीछे उसकी होती थी, तो हम ऐसे उठ के चले जाते हैं, कभी ऊबर में भी चले जाते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा हमें इसको एड्रेस करने के लिए, वो हम कर रहे हैं। और लोग कहते हैं जी इससे क्या फ़र्क पड़ता है जी, चाय नहीं पिला रहे दफ्तर में, ये माइंडसेट की बात है। कैबिनेट डिवीजन के पास गाड़ियाँ बड़ी बड़ी खड़ी हैं, हमें नहीं चाहिए, हम अपनी बड़ी गाड़ी छोड़ के तो सिर्फ 1 और करोड़ में पाकिस्तानी के घूम रहे हैं, क्योंकि ये माइंडसेट चेंज करना है कि हमारा मुल्क अभी इसके लिए तैयार नहीं है। आम आदमी को रिलीफ चाहिए आपकी गवर्नमेंट से, 1 साल हो गया तकरीबन होने वाला है आपकी गवर्नमेंट को, मास वाइज इसके कि माजी की हुकूमत ने ये किया, माजी की हुकूमत ने वो किया, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, महंगाई जो है वो बढ़ रही है, तो कोई टाइम फ्रेम आपने सेट किया कि कब तक आम आदमी को आप रिलीफ दे सकेंगे? डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं कौन है? कौन है वो, बताएं कौन है? प्रेसिडेंट है अमेरिका का। क्या प्रेसिडेंट है। उसकी ट्वीट पढ़ी है आपने? उसने लिखा है ओपेक को कहा है कि तेल की प्रोडक्शन बढ़ाए। ये तेल की कीमत असद उमर ने नहीं बढ़ाई है, इतना ताकतवर नहीं हुआ असद उमर के दुनिया की तेल की कीमत बढ़ा दे। हाँ, ये ज़रूर असद सवाल ये ज़रूर असद उमर, मैं ये कह रहा हूँ असद उमर इतना ताकतवर नहीं है कि दुनिया की तेल की कीमत नीचे कर दे और ऊपर बढ़ा दे। दुनिया भर में तेल की कीमत ऊपर बढ़ी है। हाँ, हमने क्या किया है, ऑफ कोर्स थोड़ी सी हमारी भी बढ़ी है, लेकिन हमने ये ज़रूर किया है कि जो टैक्सेस हम जो पिछली हुकूमत, वो कब आप कम टैक्स दे रहे हैं।
जो जनवरी से लेके और अभी तक तेल की कीमत 30% बढ़ गई है दुनिया में, तो आपके पास 30% तो नहीं बढ़ा। हाँ बढ़ा है, लेकिन हम हुकूमत सब्सिडाइज करके नहीं रह सकती पूरी दुनिया में हर चीज़ को सब्सिडाइज कर दें। हमने अपना टैक्स रेट बड़ा करना है, जिसके ऊपर काम हो रहा है। हमने बहुत सारे इक़दाम करने हैं, मगर पहले इस तरह नहीं कि जी नौकरियां बांट दूं मैं, 300-400-500 नौकरियां मेरे वजारत में बांटते जाऊं, आप सब कुछ कीजिए, वाह 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 वाह, अली जैदी ने नौकरियां बांट दी, पता चला ये इदारा ही तबाह हो गया जो नौकरियां बांट रहा है। बाद में आप गाली दे रहे, मुझे ही गाली दे रहे होंगे कि जो नौकरियां बांट के चला गया। अभी भी मेरे पास हुआ है ना, 800 लोग गए हुए कोर्ट में KPT के, मैंने उनको निकाला तो नहीं है अभी तक, मैंने उनकी डिग्री वेरीफाई करा रहा हूँ कि जिसमें असली डिग्री वाला और जाली डिग्री वाला कौन है। बस लास्ट सवाल ये है कि जैसा कि अभी आपने माइंडसेट की बात की और अभी आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में खड़े हैं, थोड़ा सा सवाल डिफरेंट है, हटके थोड़ा सा। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स मिलती हैं, वहाँ पे तो कोई है ही नहीं मैयार, सिफारिशें चलती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी जब यूनिवर्सिटी से बच्चे फारिग होते हैं और मार्केट में जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर में भी अगर रेफरेंसेस सर ये कोई मैकेनिज्म बना सकते हैं इसलिए कोई मैकेनिज्म, ये मार्केट सेगमेंट डिफाइन करता है कि मुल्क किधर जा रहा है। ये बिल्कुल मैं, चाहे हमारी हुकूमत करे चाहे कोई और करे, कि जी हम कंट्रोल कर लें टमाटर की कीमत, ये मार्केट सेगमेंट डिफाइन करता है। इसी तरह उल्टा रिवर्स है, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया में, वहाँ जॉब फेयर लगते हैं। आपका अगर हार्वर्ड में, येल में, बर्कली में, स्टैनफोर्ड में किधर एडमिशन हो जाए, बिफोर यू ग्रेजुएट उधर जॉब फेयर लगा होता है। वो पहले से आपको कहते हैं कि यार तुम्हारा ये हमारी स्पेशलाइजेशन इधर आ जाओ, बिकॉज वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ है। आपके पास अभी जब ये हम ब्लीड ख़त्म करके इकोनॉमिक ग्रोथ में पढ़ेंगे, लोग की एंटरप्राइज बढ़ेगी। जब एंटरप्राइज बढ़ेगी तो हुकूमत की नौकरी से ज़्यादा लोग प्राइवेट में जाना चाहेंगे। देखें ना, अब एक मुझे बताएं आप कि एक फेडरल मिनिस्टर की तनख्वाह कितनी होती है? नहीं, गैस करें ना, आप बताएं ना, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। हमें 2 रुपए की चाय पे इतना शोर होता है। 2,30,000 ये तनख्वाह है, और ₹1,00,000 मिलता है हाउसिंग अलाउंस। अगर आप घर ले लें तो नहीं मिलता। मैंने घर नहीं लिया, मैं इनक्लेव में घर नहीं लिया, तो मैं पूरा हाउसिंग अलाउंस लेता हूँ, तो मुझे ₹3.25 लाख तनख्वाह मिलती है। तो मैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा केपेबल हूँ मेरे ख्याल में, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में चला जाऊँ। तो ये पैशन की बात होती है। सारी चीज़ें रिवाइव होनी चाहिए, बट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। एक टाइम, ये इस वक्त ये रिवाइव करने का है नहीं। अभी आपने अपने मुल्क की इकनॉमिक कंडीशन ठीक करनी है। जब ठीक होगी फिर लोग इधर ऑटोमेटिकली ये इनके पीछे भागेंगे कि हमें नौकरियाँ चाहिए। मैंने एक तक जब वो मेरी टाइम इंस्टीट्यूट क्या है, मरीन एकेडमी से जब ग्रेजुएट हुए थे 250-300 लड़के, तो मैंने उनको कहा, PNSC चेयरमैन जो उस वक्त रिजवान थे, अब सेक्रेटरी बन गए, कि ये कम में पढ़ेंगे आपको इंशाल्लाह 5 साल बाद। इसलिए कि जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे PNSC में, हम अपने लोग रखेंगे। आज तो आपका जो सेलर है, वो हर कंपनी मुझे कॉल करती है, जी वो साइप्रस का वीज़ा लगवा दें, हमारे ये 30 सेलर जा रहे हैं, वो 40 सेलर हैं हमारे जी चाइना में, उनको जहाज़ में रिपोर्ट करना है, उनका वीज़ा नहीं लग रहा जी, वो जहाज़ में नहीं जा सक रहे। अभी तो आपका वो कार्ड लेके कोई जहाज़ में आपको चढ़ने नहीं देता किसी मुल्क में। ये इश्यूज हम हैंडल कर रहे हैं। सो थिंग्स टेक टाइम। कोई खुशी नहीं हो रही मुझे ये कहते हुए कि हालात ख़राब हैं, कोई खुशी नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह रहा हूँ कि जो बत्ती है ना टनल के आखिर में, वो बड़ी ब्राइट है। थैंक यू।